नमस्कार प्यारे साथियों, कुमार स्टडी टीचिंग चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों हमारी एनसीईआरटी की क्लासें लगातार चल चुकी हैं। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें ज्योग्राफी को ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारी चल रही है क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे। अध्याय 2 को पढ़ेंगे, पृथ्वी के अंदर जो है क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अध्याय 1 में पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके थे। पर्यावरण में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या है, वायुमंडल क्या है, जल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, जैव मंडल क्या है, किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है और उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हमारा जीवन किस प्रकार बदलता है, किस प्रकार से, उसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। जो पृथ्वी के हमारे अंदर की गतिविधियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो है पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी एक गोलाकार है। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी एक गोलाकार है जिसमें जो हमेशा घूमती रहती है। किस प्रकार से घूमती है, पहले तो अपने केंद्र पर घूमती है और दूसरा चक्कर लगा के 2 प्रकार से घूमती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पृथ्वी है उसका किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी का मुख्य रूप से देखा जाए तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है जो ऊपर का भूपर्पट्टी भाग होता है, जो सबसे ऊपर का भाग होता है। दूसरा होता है, दूसरे भाग को मेंटल बोलते हैं और तीसरे भाग को कोर बोला जाता है। इन भागों की अलग अलग लंबाई है। जैसे जो पहला भाग है, जो पृथ्वी का पहला भाग रहेगा, क्रस्ट रहेगा ऊपर का, इसकी ये बहुत कम ही पॉइंट में रहता है। सबसे ज़्यादा भाग आपका मेंटल का जो है, मेंटल जो है पृथ्वी का सबसे अधिक भाग इसमें रहता है। उसके बाद कोर का भाग रहता है। कोर मतलब जैसे यहाँ पे दिया है, अगर ये रेड कलर में दिया है तो इस प्रकार से चारों तरफ रहेगा। उसी प्रकार से मेंटल है तो ये भी चारों प्रकार से रहेगा। अगर देखा जाए जो भूपर्पट्टी है, ऊपर वाले का भाग कितना रहेगा, इसका भाग लगभग 3500 किलोमीटर तक रहेगा। वहीं पर मध्य वाले मेंटल का भाग भी 2900 तक रहेगा और जो कोर की लंबाई है उसकी 3500 किलोमीटर तक पड़ेगा। लगभग इतना हो जाएगा। अगर टोटल करेंगे तो लगभग 6000 के आसपास आएगा, 6000 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो इसी के बारे में अध्ययन करना है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो पृथ्वी है उसके अंदर एवं बाहर लगातार निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है पहले, सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। इसको देखेंगे, पृथ्वी किस तरह से होती है, प्याज की तरह होती है। जैसे आप प्याज काटेंगे, मान लीजिए प्याज है, आप प्याज का एक भाग काट के बाहर करेंगे तो इस प्रकार से आपको छल्लेदार आपको मिलेगी, कई प्रकार से परतें मिलेंगी। उसी प्रकार से पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी एक प्याज की तरह है। इसकी कई तरह के परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, परपट्टी या भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी कहते हैं। जो ऊपर का ये भाग है इसे भूपर्पट्टी बोला जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। जो पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो कौन है, वो भूपर्पट्टी है। हाँ, यह महाद्वीप में 35 किलोमीटर एवं समुद्र में केवल 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है, अगर वो मान लीजिए कोई, जिस प्रकार से हमारी ये पृथ्वी मान लीजिए है, तो पृथ्वी है तो ये अगर ज़मीन से लिया जाएगा तो ये 35 किलोमीटर तक जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो समुद्र अगर कहीं पड़ रहा है, जैसे यहाँ समुद्र पड़ रहा है तो ये पानी इधर हो जाएगा, तो यहाँ से लेंगे तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर आएगा, क्योंकि और तो पानी रहेगा। पानी के नीचे की जो ज़मीन है वो सिर्फ 5 किलोमीटर रहेगी। लेकिन अगर ज़मीन के ऊपर से देखेंगे तो 35 किलोमीटर होगा। 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। इसमें यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। जो महाद्वीप होते हैं उसमें महाद्वीपों में यहाँ पे बात किया है, ये महाद्वीप है जो ऊपर के भाग होते हैं मिट्टी के, ज़मीन के, उसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है और इन्हीं खनिज पदार्थों से बनी होती है ये ऊपर की पट्टी। इसलिए इसे सीएल या सिलिका भी कहा जाता है।
महासागर की भूपरपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सिमय या सिलिका तथा मय से मैग्नीशियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैप में दिखाया है कि जैसे मान लीजिए ये नीचे का भाग एक पृथ्वी का एक भाग है, तो यहाँ पे जो महासागरी है ये चीज़ ये देखिए, तो यहाँ पे जो होगा कुछ तो ये जल आ रहा है, यहाँ पे जल आ रहा है, जल के बाद जो पड़ेगी पृथ्वी ये 5 किलोमीटर तक जाएगी, ये ऊपर के भाग की। वहीं पे अगर जहाँ पे मान लीजिए जल नहीं है, पूरा ये भूपरपट्टी लिया जाएगा तो ये जाएगा 35 किलोमीटर तक। इसमें इसकी बात किया है। तो इस प्रकार से जो 3500 जाएगा, तो अब इसको एक बार काउंटिंग यहाँ से कर लेते हैं। अगर ये करेंगे तो ये इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, इसकी लंबाई अगर ऊपर का लेंगे तो ये हो जाएगी मान लीजिए 3500 किलोमीटर। अगर यहाँ पे ये मेंटल की बात करेंगे तो चारों तरफ ऐसे फैला रहेगा, तो इसकी भी लंबाई 2900 किलोमीटर। और ये अंदर का जो कोर का भाग है इसकी भी 3500 किलोमीटर, तो लगभग 6000 के आसपास इसकी टोटल आएगी, त्रिज्या निकल के आएगी। आगे बढ़ते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर होता है। मैंने अभी बता दिया कि वो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला है। मतलब पृथ्वी का जो भाग है ये पहला भाग है, ये ऊपर के भाग के बाद ये दूसरा भाग है, तो ये कितना होता है 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो कोर होती है, जैसे कोर भी बोला जाता है। मतलब पृथ्वी का जो जैसे पृथ्वी है, मान लीजिए आप पृथ्वी एक केक की तरह जैसे मान लेते हैं, केक की तरह लेने के बाद उसका एक भाग आप काट के निकाल लीजिए, तो कुछ काट के निकालेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो इसकी कोर की बात कर रहा है, ये कोर की लंबाई कितना होगी 3500 किलोमीटर होगी, जो मैग्मा एवं लावा से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में मुख्यतः बांट दिया गया है और उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, तो जब 35 किलोमीटर है त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर हो जाएगी। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की से बनी होती है। मतलब जो कोर में है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी धातु होती है, निकल एवं लोहे से बनी होती है। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। देखिए पृथ्वी क्या होता है कि जैसे जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जितने अंदर आप जाएंगे, जैसे पृथ्वी से जितना अंदर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए कोर है, तो यहाँ कोर पे जब आएंगे तो जितना अंदर जाएंगे उतना ही उसमें क्या होगा कि दाब के साथ साथ तापमान भी बढ़ेगा। मतलब पृथ्वी के अंदर देखा जाए तो एक मैग्मा और लावा की तरह होता है। यही जब किसी कारणवश कहीं पृथ्वी कमज़ोर पड़ती है तो वहाँ से निकलता है, जिसे लावा बोलते हैं। अभी इसको भी आगे पढ़ेंगे। कमज़ोर भागों से निकलकर आगे बढ़ती है जिसे लावा कहते हैं। अब इसमें दिया है, इसमें इम्पोर्टेंट हो गया है जो चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ छोटा है क्या, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, कुछ छोटा हुआ है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। मतलब होता क्या है कि कभी कभार होता है ना कि जो पृथ्वी है, क्यों ना इसको छेद करके इसके केंद्र तक जाया जाए, लेकिन केंद्र तक जाना संभव नहीं। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि यहाँ पे अंदर जाने पर यहाँ पे अंदर मैग्मा है, और मैग्मा के साथ जैसे ही अंदर जाएंगे दाब बढ़ता जाएगा, दाब के साथ साथ ताप भी बढ़ेगा, इसलिए अंदर नहीं जा सकता। पृथ्वी के केंद्र पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव, आपको समुद्र की सतह से 6 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। मतलब समुद्र से बात किया है तो 600 किलोमीटर, अगर हम 6000 किलोमीटर की जो लंबाई जाएगी, 6000 किलोमीटर की लंबाई खोदेंगे तो वहाँ तक केंद्र तक जाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल असंभव है। आगे बढ़ते हैं। शैल एवं खनिज। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि पृथ्वी को मुख्य रूप से जो इसकी जो शैलें हैं वो कौन कौन, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरिक या रूपांतरिक शैल होती हैं। इसको थोड़ा विधिवत समझते हैं कि क्या होता है आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक शैल। देखिए जो पृथ्वी की, जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद से, इसको नहीं दूसरा लेते हैं, पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ से जब कोई अंदर लावा है और जब लावा पृथ्वी के बाहर से निकलेगा, कहीं ना कहीं जहाँ कमज़ोर पड़ेगी पृथ्वी वहाँ से लावा बाहर निकलेगा, और जो निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, लावा के रूप में निकलेगा। लावा जो आप अनुभूति कर सकते हैं लावे की, जब ये लावा के रूप में निकलेगा, एकदम मैग्मा रहेगा, तो वो होता है पहला भाग होता है। तो पृथ्वी, यहाँ से देखते हैं, पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं संगठन की होती है।
अब यहाँ से करते हैं। मुख्य रूप से सेल जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? आग्नेय सेल, आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक सेल। ठीक, अवसादी सेल को सेडिमेंट्री और कायांतरिक को मेटाफॉर्मिक सेल बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल आग्नेय सेल कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी के नीचे से जो लावा निकल रहा है, अंदर चूंकि गर्म ही है एकदम लावा, तो जब ये पृथ्वी के बाहर निकलता है, अब बाहर निकलने के बाद ये ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा होता है तो इसे आग्नेय सेल कहते हैं, क्योंकि ये लावा से बना रहता है, इसलिए इसे आग्नेय सेल कहते हैं, ये जो कि मैग्मा से बना होता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। ऐसा 2 प्रकार क्यों होती है? पहला ये होता है अंतर्भेदी, दूसरा बहिर्भेदी। अगर ये लावा किसी कारणवश जमीन के अंदर ही ठंडा हो गया, जमीन के अंदर ठंडा हो गया, तो उसे अंतर्भेदी कहेंगे। बट ये लावा जैसे ही अगर पृथ्वी के बाहर आके जो ठंडा होता है, उसे बहिर्भेदी कहेंगे। मतलब लावा ही है जो ऊपर ठंडा होगा या जमीन के अंदर ही हो जाएगा। ये हो गया आग्नेय सेल। इसमें कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दिया है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह यह मैग्मा लावा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पे आता है, लावा ही है, एकदम आग की तरह रहता ही है, और पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठोस ठंडा होगा। और जब लावा जो ठंडा होगा तो कैसा होगा? ठोस बन जाएगा, परपट्टी एक पट्टी के रूप में जम जाता है। और जिसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी बस यही अंतर है कि वो जमीन के अंदर जो हो जाता है उसे बहिर्भेदी, और जो बाहर आ जाएगा, जो अंदर होगा अंतर्भेदी, और जो बाहर ठंडा होगा उसे बहिर्भेदी कहेंगे। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, क्योंकि चूंकि लावा रहता है, लावा एकदम महीन ही रहता है, तो ठंडा होने के बाद वो महीन के रूप में होता है। अच्छा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि ये तुरंत लावा से ठंडा हुआ रहता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। वहीं इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरे में अगर चलेंगे, इसके उदाहरण कुछ जैसे बेसाल्ट दिया है, दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बने हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के, देखिए वही दिया है, भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अंतर्भेदी सेल कहते हैं। मतलब वो लावा क्या होता है? अंदर ठंडा हो जाता है, अंतर्भेदी सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेती है। ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट होती हैं, जैसे पेंसिल का ले लीजिए आप, ग्रेनाइट होती हैं, ऐसे सेलों का उदाहरण है ना। लेई मसालों तथा दानों चूरों बनाने के लिए जिन अपघरणों पत्थरों का उपयोग किया जाता है, ग्रेनाइट के ही पत्थर होते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आप पेंसिल को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब ये लावा तुरंत ठंडा होते हैं तो चूंकि एकदम छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, उसके बाद ये होता है कि ये लावा जब छोटे छोटे कण से बने होते हैं तो आगे कई सालों बाद क्या होता है कि इनमें रूपांतरित होता है, रूपांतरित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। और जब छोटे टुकड़ों में बंटता है तो ये अगला रूप ले लेता है, उसकी बात करेंगे। जब ये टूटता है फूटता है तो क्या होता है? अब देखिए, जब ये टूटता फूटता है तो सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर किसी कारण से टूटते हैं, और टूटने के बाद छोटे छोटे कणों में बंट जाते हैं, जिसे अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, पहुंचकर जमा दिए जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा कि जब ये अवसाद जब हवा किसी कारण से जब टूटते हैं और दूसरी जगह बिखर के जाके जमते हैं, तो इसमें क्या हवा के साथ और चीज़ें ना, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ या जीव दबेंगे, तो क्या इसमें जीवाश्म होता है? जी हाँ, इसमें जीवाश्म होता है। जीवाश्म इसलिए होता है क्योंकि पहली बात, ये डायरेक्ट लावा से नहीं बना है, दूसरा टूट कर बना है, तो इसमें जब इसके साथ लुढ़कने के साथ साथ और सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म हो जाता है। अब यहाँ दिया है, अवसाद दबकर कठोर सेल परत बन जाते हैं। इस प्रकार सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। देखिए, आग्नेय हो गया, अवसादी क्या हुआ? मतलब आग्नेय से चला, एकदम लावा ठंडा हुआ, फिर वो ठंडा होने के बाद कुछ दिन से टूटा तो वो अवसाद का रूप लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसे अवसादी सेल कहते हैं। क्या इन सेलों में जीवाश्म पाया जाता है? जी हाँ, जैसे जीवाश्म पाया जाता है, जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, देखिए दिया, पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी सेलों पर रहते हैं, जीवाश्म भी होते हैं। जीवाश्म क्यों होते हैं? आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टूट कर चले हैं, तो चलने के साथ साथ अन्य चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आग्नेय सेल हो गया, अवसादी सेल। अब रूपांतरित या कायांतरिक सेल क्या होता है? आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। होता क्या है, जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी,
स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर। जैसे चूना पत्थर जो संगमरमर होता है कैसे बनता है, ये उच्च ताप नहीं उच्च दाब पर ही ये बनता है। इसमें क्या दिया है, कुछ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया, इसको देखते हैं। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म वही है जो उनके किसी कारणवश अब बट जाए। अब यहाँ पे देखिए कायांतरित शरीर किस प्रकार से, देखिए चट्टान जो दिया है दिखा रहा है किस प्रकार से टूट रही है और टूट करके वह परिवर्तित होकर औषधि में बदल रही है। आगे बढ़ते हैं। शैल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का जो प्रयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे ये सब खेल ओल दिया है। इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। अब ये दिया है जो बनती हैं, जैसे ताजमहल का ये कठोर ये दाब के कारण संगमरमर के पत्थरों का निर्माण होता है। इन लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग भी पत्थर भी इन्हीं से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक दशाओं में एक ही प्रकार के शैली चक्र एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को चक्रीय शैल कहते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य है कि चक्रीय शैल क्या होता है, समझते हैं। चक्रीय शैल ये होता है कि इसको ऊपर करें थोड़ा, अब सही रहेगा। वो चक्रीय शैल, हाँ यहाँ से जब होता है कि जो पृथ्वी के अंदर से, देखिए यहाँ पे दिया है जैसे मैग्मा है, अभी पृथ्वी के बाहर निकला तो मैग्मा जब बाहर निकला तो ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद ये किस रूप में आया, आग्नेय के रूप में आया। मतलब ठंडा होकर कुछ इस प्रकार से बना। अभी आग्नेय जब शैल ये टूटी तो क्या हुई, अवसाद का रूप ले लेती है। अवसाद का रूप ले लेती है और अवसाद का रूप ले लेती है कायांतरित भी जिसे कहते हैं। मतलब जो रूप परिवर्तन करे, तो मतलब ये भी सेल बन गई और इधर ये बन गई। अभी जो अवसादी सेल है, अब इनसे क्या होता है, अवसाद बनता है और अवसाद के बाद फिर वही से कायांतरित सेल बनती है और कायांतरित के बाद भी यहाँ मैग्मा बन जाता है। अवसाद से भी मैग्मा बनता है और कायांतरित से भी मैग्मा बनता है। कहने का तात्पर्य है कि एक प्रकार से ये चक्रीय होता रहता है। कभी कभार आग्नेय से डायरेक्ट कायांतरित बन जाती है और कभी कभार क्या होता है कि जो कायांतरित है यही अवसाद के रूप में आ जाती है और अवसाद से कायांतरित हो जाती है, कायांतरित से मैग्मा बन जाता है। इसमें यही बताया है कि किस प्रकार से इसका पृथ्वी का जो है किस प्रकार से चक्रीय चलता रहता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल बनता है। जैसे अब देखिए ना, आग्नेय शैल यहाँ पर है, अब कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटी, अब इसका एक टुकड़ा यहाँ आया तो अवसाद के रूप में हो गया। ताप दाब के कारण आग्नेय अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाती है। जब ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने के कारण कायांतरित शैल और अवसादी शैल, ये अवसादी है और कायांतरित शैल किस में बदल जाते हैं, फिर से उसी में आग्नेय में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण पुनः से पिघल कर ये द्रवित मैग्मा बनते हैं। तो ये क्या होता है, पिघल के फिर मैग्मा बनेगा, फिर मैग्मा से जो है इस प्रकार से इसका चक्रीय चलता रहेगा। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल, मतलब फिर यह द्रवित मैग्मा बना फिर चल गया, मतलब ये प्रक्रिया इसकी चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, शैल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। शैल विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर भी आएगा। विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज क्या होता है, खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी है। कुछ उपयोग इसका ईंधन की तरह होता है। जैसे खनिज में क्या होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग क्या होता है, उद्योगों के लिए, औषधि, उर्वरक और इन सब के लिए किया जाता है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि इनसे बनाया जाता है। मतलब खनिज हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ करके पूछा, क्या पूछा है, आपके राज्य में कौन सा खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाई जाने के लिए एक नमूना एकत्र कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके बारे में दिया था। ये यहाँ से ये चैप्टर आज का ये ख़त्म हो जाता है। ज़रा सोच इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर दिया है। क्वेश्चन आंसर क्या दिया है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? तो कौन होती है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी की 3 परत कौन है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये तो आप बुक से देख सकते हैं। सेल क्या होते हैं? ये भी आप बुक से 3 प्रकार के सेलों के नाम बताइए। जो सेल क्या होता है? जो आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित या रूपांतरित सेल। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल क्या होता है? बहिर्भेदी क्या होते हैं? जो मैग्मा बाहर आके ठंडा होता है उसे बहिर्भेदी, और जो अंदर ही ठंडा हो जाए उसे अंतर्भेदी कहते हैं। अंतर्भेदी सेल चक्र क्या है? जब एक मैग्मा बनता है, मैग्मा के बाद वह आग्नेय, आग्नेय के बाद अवसादी, के बाद कायांतरिक, बाद पुनः मैग्मा, फिर मैग्मा से आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, तो जो चक्र चलता है उसे सेल चक्र कहते हैं। कायांतरिक सेल क्या है? कायांतरिक सेल वही है जो अपना रूप बदल करके पुनः से आगे बढ़ जाए। ठीक, अब आगे कुछ और इसको भी देख लेते हैं कि छोड़ दें? चलिए आइए देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा से सेल, द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं? आग्नेय सेल कहलाते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर होती है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये सब हैं खनिज है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? ये आपको पता है कि जो अवसाद बना होता है उसमें पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? पृथ्वी की सबसे परत ऊपरी वाली परत या परपट्टी होती है। और है ये मिलाने वाला है क्या? हाँ, मिलाने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है कोर। कोर मतलब क्या होता है? कोर जो होता है सबसे, कोर जो होता है क्या होता है? ये कोर सबसे भीतरी परत हो गई। कोर सबसे भीतरी। खनिज क्या होता है? खनिज ये यही होता है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ये खनिज हो जाएगा। चिकनी मिट्टी, इसके बाद सेल भी बचा है। सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? सड़क इमारत बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये सेल हो जाएगा। सेल के बाद चिकनी मिट्टी क्या है? चिकनी मिट्टी है, थोड़ा नीचे चलते हैं। चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी हो जाएगा आपका स्टेल में बदल जाती है, ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी, ये वाला 6वां नंबर। सीएल क्या है? सीएल आप जानते हैं कि सीएल ये वाला हो जाएगा, हाँ 3रा वाला हो जाएगा। ये यहाँ से ये हो जाएगा सीएल, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। सिलिका एवं अल्मुनिया से बना है। तो ये आज की क्लास यहाँ से समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।